सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें ढेर सारी पर्चियां जो हाथी पढ़ाते जाइए ना, अभी आप ढेर सारा, उससे कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, यहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं। ये वीडियो देखा आपने, ये बस्ती में मिला ईवीएम की पर्ची का वीडियो है, वीवीपैट से। सोचिए, सब पर बसपा के हाथी का निशान है। मैं बार बार कह रहा था कि बीजेपी कई तरीकों से चुनाव लड़ रही है, उसे वोट न भी मिले तो एक दूसरे तरीका है, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? चुनाव आयोग। सोचिए, इस देश में वो कौन लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, इन सब में न्यायिक चरित्र नहीं है, इन सब में न्याय करने की भावना नहीं है, और ये किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना चाहते हैं, इन के इन प्रकारेण। और इसमें सबसे ज़्यादा इस देश का जो सवर्ण समाज है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है धर्म का, और उस धर्म के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा जो उसका नुकसान होता है वो ओबीसी है, वो एससी है, और वो एसटी है, और वो माइनॉरिटी है। सोचिए आप, यूपी में चुनाव चल रहा है और किस तरह से सेंटर्स बन गए हैं। अयोध्या और बनारस, इन दो जगहों पर मीडिया को लगा दिया जाता है और तमाम रोड शो किए जाते हैं, और धर्म की चाशनी में पूरे देश को डुबा दिया जाता है। और डूबने वाले कौन लोग होते हैं? सोचिए, इस पूरे धर्म के नाम पर जो वोटिंग हो रही है, उसमें किनका फ़ायदा है और किनका नुकसान है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज प्रधानमंत्री ने बनारस में रोड शो किया, अयोध्या में लगातार मीडिया कवरेज होता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि हिंदुत्व के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग वोट करें। अब यूपी में शेड्यूल ट्राइब तो नहीं है, लेकिन ओबीसी सबसे ज़्यादा 50% है। अगर वो अब भी धर्म के नाम पर वोट करेंगे तो यकीन मानिए आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। आपके आरक्षण जा रहा है, आपकी नौकरियां जा रही है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, और आप फिर से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में आपको हक दिया है, ये लोग पिछले 5 साल में इन लोगों ने क्या क्या किया आपको पता है? कॉलेज बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, सरकारी अस्पताल बनने बंद हो गए। आप लाचार और बेबस हैं। गाय को माता मनाकर, गाय को माँ मानकर उन्होंने आपके खेतों में छोड़ दिया। आपका नुकसान हो रहा है। कल कोई आएगा, कहेगा कि मुर्गा हमारा फूफा है, मछली हमारी चाची है, आप ये मत खाओ, और सारे जो कमेरा वर्ग है उसके पेट पर लात लग जाएगा। और ये बात कोई नहीं बताएगा। एक बड़ी चुप्पी है। मैं लगातार इस देश के बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों से मिलता हूँ, उनमें एक घोर चुप्पी है, एक डर है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, या तो वो अपने समाज के हक अधिकार के लिए सचेत नहीं है, या उनमें घोर चुप्पी है, या वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हैं। या सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि वो अशिक्षित हैं। जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। आपने कभी सोचा है मीडिया क्यों इस तरह से बनारस और अयोध्या के लाइव को दिखाता है? कई लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं मायावती जी की रैली कवर नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे पास उतने संसाधन नहीं हैं। मैं 15 दिन पहले यूपी ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद भी मैं लगातार, मेरे फादर बीमार थे, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उनको दिल का दौरा पड़ा था, 10 दिन 7 दिन मुझे वहाँ देना पड़ा। उनके साथ मुझे होना चाहिए था, लेकिन मुझे उसके बाद भी लगा कि जो मेरा काम है वो भी बहुत ज़रूरी है। मैंने उनको डिस्चार्ज कराया, घर छोड़ दिया, और मैं सीधे पटना से लखनऊ आया। उसके बाद से तमाम सीमित संसाधनों में मैं काम कर रहा हूँ, और जो किसी भी पार्टी को मैंने फोकस करके कवर नहीं किया। एक दिन मैंने बीएसपी सुप्रीमो की रैली भी कवर की थी। उसके बाद जहाँ भी बीएसपी के कार्यकर्ता मुझे मिलते हैं, जहाँ भी धरना प्रदर्शन रैली मिलता है, मैं उसको कवर करता हूँ और आप तक ले जाता हूँ। मेरे सवाल वही होते हैं कि आपको सच पता चले।
आप किसी पार्टी से बंधे हो सकते हैं, आप किसी संस्था से बंधे हो सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के वो तमाम लोग जो शानदार काम कर रहे हैं उनके बारे में बताऊं। मैंने मायावती जी के लखनऊ के पार्क को बताया है, मैंने मायावती जी की तमाम रैलियों को कवर किया है, और यकीन मानिए मैं खुद चाहता हूं कि मैं ये काम छोड़ दूं, क्योंकि न तो अभी मेरे बस में है, न मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर सकता हूं। मैं पिछले 5 साल में जिस तरह से मेरी हालत हो गई है, चाहे वो हेल्थ का मसला हो, चाहे जिस तरह से मेरे जान को खतरा है, जिस तरह से मुझे रोज़ फ़ोन उठाने पड़ते हैं, चाहे वो अपने लोग हो चाहे गैर लोग हों, आप कल्पना नहीं कर सकते एक छोटा 10 लोग का ऑफिस चलाना कितना बड़ा चैलेंज है, और उसी तरह से पूरे देश के एक्सपेक्टेशन को। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ, मैं ये काम बाई चॉइस कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर एक नैतिक दबाव है, एक सामाजिक दबाव है, एक पत्रकार होने के नाते। लेकिन यकीन मानिए न तो मुझे किसी को इग्नोर करने से अच्छा हो सकता है न बुरा, लेकिन मैं वही कहूँगा जो सच है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं चुनाव को बहुत करीब से देख रहा हूं। 2014 में मैंने 2017 में मैंने इसी यूपी में बनारस से कहा था कि जिस तरह से OBC को बीजेपी ने जोड़ा है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, तब भी आप नहीं माने थे। 19 में भी इसी तरह से कहा था कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट हो रहा है, OBC बीजेपी को वोट दे रहा है, शेड्यूल कास्ट में गैर यादव OBC और गैर जाटव शेड्यूल कास्ट बीजेपी को वोट दे रहा है। उसके बाद EVM इशू है। तो सिर्फ मेरे कुछ कहने से नहीं हो जाता है, मेरी लगातार कोशिश होती है रैंडमली कि सड़क पर क्या है वो मैं आपको फैक्ट बताऊं। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, कोई छुपाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सच बताना चाहता हूं। आपको यकीन करना है तो कीजिए, नहीं तो नतीजे आपको बताएंगे। मेरा काम न तो हवा बनाना है न हवा बिगाड़ना है, सिर्फ सच दिखाना है, और जो संवैधानिक बात है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी जिनके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं उनको दिखाना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अयोध्या हो या बनारस हो, इसको इसलिए फोकस किया जाता है ताकि धर्म के नाम पर जो राजनीति है वो और चमके। इस देश की जो मीडिया है वो जाति आधारित राजनीति को तो खारिज करती है, जबकि जाति की राजनीति हुई ही नहीं है। इस देश में राजनीति हुई है बहुजन वर्सेज सवर्ण, इस देश में राजनीति हुई है गैर सवर्ण वर्सेज सवर्ण, इस देश में राजनीति हुई है आरक्षण वर्सेज आरक्षण विरोधी, जो कि एक संवैधानिक टर्म्स है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो जो भी आपको दिखाया जा रहा है टीवी पर, लास्ट फेज में 7 को चुनाव है, सब कुछ दाव पर लगा है। अगर यूपी बीजेपी जीत जाती है तो इस देश में डेमोक्रेसी, संविधान और हम जैसे तमाम वो लोग जो बात कर रहे हैं आपसे, उनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। या तो जेल में डाल दिए जाएंगे, या मार दिए जाएंगे, या उनको देश छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। इस तरह के हालात बन रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं रोज़ 1000 फ़ोन कॉल उठाता हूं और मुझे हर किसी का जवाब देना होता है। उसमें कई बार लोगों में नाराज़गी होती है, गुस्सा होता है, कई बार मैं भी नाराज़ होता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैंने नंबर दिया है वो मेरी तारीफ़ के लिए नहीं है, मेरी आलोचना के लिए है। आप मुझे काम बता सकते हैं कि ये घटना है, ये घटना है, ये घटना है। सिर्फ ये कहना, तारीफ़ करना ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको हर घर से एक शंभू जैसा पत्रकार बनाना होगा, एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट बनाना होगा, जो आपके हक अधिकार की बात करे और जिसकी गहरी नज़र हो खबर पर। अब मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे देखते हैं तो आपकी आलोचनाशील आंखों पर, लेकिन मेरी मजबूरी को भी समझने की कोशिश की। लेकिन हाँ, आलोचना लगातार करते रहिए ताकि मैं और सीख सकूं और बेहतर काम कर सकूं। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है, बस्ती में जिस तरह से पोस्टर्स निकल रहे हैं वो सबसे बड़ी खबर है। लगातार यूक्रेन में बच्चों की जान खतरे में। वीडियो देख लीजिए। ये एक छात्रा है, कह रही कि मुझसे टॉयलेट साफ़ करवाया गया है। एक और वीडियो है, एक मीना समुदाय के गैंगमैन को एक मिश्रा जी अधिकारी ने मारपीट किया। वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाइए। सरकारी कर्मचारियों की मारपीट हुई, सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए किस तरह से ये वो वीडियो है, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। सरकार अभी रोड शो कर रहा है, थोड़ा सब्र करो। ये पूरा झुंड है। वैसे आज एक झुंड नाम की फिल्म रिलीज हुई है, जरूर देखिए। एक पूरा झुंड है भारतीय छात्रों का और किस तरह से खतरे में है और सरकार क्या कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम रिपोर्टर्स को लगाया गया महिमा मंडन के लिए,
बॉर्डरों पर रोमानिया, पोलैंड, जिन देशों से रूस के अच्छे संबंध है या जिन पे युद्ध नहीं हो रहा है, यूरोपियन कंट्री के में जाके यहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है। कोई यूक्रेन नहीं जा रहा है और जहाज़ में वाहवाही की जा रही है मोदी जी का गुणगान, क्योंकि चुनाव है। और सोचिए प्रधानमंत्री, आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो आपको धर्म की अफीम पिलाता है, जो आपके बच्चों, जिसके अंदर बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है, जो चुनाव प्रचार, क्योंकि उसको लगता है कि सारे दाग धुल जाएंगे अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो ये वो तस्वीर है जिसमें मोदी ड्रम बजा रहे हैं और 300,000 बच्चे मौत के मुंह में फंसे हैं, नीरो डमरू बजा रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए मीनाक्षी लेखी हैं, जब पूरा देश तकलीफ़ में था, छात्र फंसे हुए हैं, ये जाके अध्यात्म का ज्ञान ले रही थी। अब जब सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हैं तो ये छात्रों को मिलकर प्रणाम करने गई थी, छात्रों ने मना कर दिया। और एक मीडिया ने बड़ी झूठी खबर चलाई थी कि रूस ने 6 घंटे का वक्त दिया है भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर कि यूक्रेन से छात्र निकल जाए। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बकवास खबरें हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं जो टीवी और अखबार आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है, क्योंकि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में, एक टीवी और एक अखबार। और ये वीडियो देखिए लगातार सोशल मीडिया पर वायरल। ये देखिए खून के आंसू रो रही कानपुर की शताक्षी सचान के साथ फोटो सेशन कराना चाहेंगे आदरणीय। ये वीडियो एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं। सोचिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जैसे लॉकडाउन में जो लोग पैदल चल रहे थे उनको ट्विटर और फेसबुक नहीं आता था, उनकी दर्द आप तक नहीं पहुंच पाई। नोटबंदी में जो लोग मर रहे थे उस समय उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर अपना वीडियो नहीं डाला, आप तक उनकी तकलीफ़ नहीं पहुंची। गरीब लाचार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, उनके पास ट्विटर फेसबुक नहीं, उनकी तकलीफ़ें नहीं पहुंच सकती है। लेकिन जो लोग यूक्रेन में पढ़ने गए थे उनके पास ट्विटर था, फेसबुक था, सोशल मीडिया की ताकत जानते थे, उन्होंने वीडियो डालना शुरू किया, तब इस सरकार की नींद टूटी और तब इन्होंने उसको लेकर बात करना शुरू किया है। ये सारे छात्र सूमी में फंसे हुए हैं और ये अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग की क्या राय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार इस देश में बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जानबूझकर आपको धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बार यूपी में लगातार दूसरे तरह की हालत है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया था कि जब तक 27% रिजर्वेशन नहीं होता है तब तक चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज हैं, एम.एन. खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार। इन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव कराइए। वहाँ की सरकार ने कहा है कि जब तक डेटा नहीं है तब तक चुनाव नहीं कराएंगे। और देश का संविधान हमारी संस्कृति के विरुद्ध, इसमें बदलाव हो। शंकराचार्य, जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के लोग क्या कर रहे हैं सोचिए। और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को 5 लाख की जगह 55 लाख का आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ क्या चल रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये खबरें कैसी लगती है आपको, क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के साथ है, टीवी और अखबार, क्योंकि उसकी जाति है। वहाँ सारे के सारे जो लोग नौकरी करते हैं वो आरक्षण के विरोधी हैं, वो इस संविधान के खिलाफ हैं और वो जातीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी वाली व्यवस्था हो, संविधान वाली व्यवस्था हो। और इसके शिकार सब लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।